अपडेट देते रहेंगे। राजीव का मैं रुक कर लेती हूँ। राजीव, अब आपसे समझना तो और दिलचस्प हो जाएगा, और लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद जो भी चुनाव हम देख रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र, झारखंड, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। और हरियाणा में तो इसलिए कि प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस है, लेकिन गठबंधन का जो शोर नजर आ रहा है ना बाकी पार्टियों का, ऐसे में कौन वोट कटवा साबित होगी और ये नुकसान किसके लिए होगा, ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। तो क्योंकि आजकल तो आप हरियाणा के ही माहौल को दर्शकों के सामने रख रहे हैं, तो आपसे बेहतर तरीके से समझना और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। राजीव, आपने सवाल सुना मेरा? मुझे लगता है तब तक आपके पास ऑडियो मेरा गया नहीं है। तो हरियाणा की राजनीति, क्योंकि आप तो लगातार वहां पर गांव-गांव में घूम रहे हैं, महिलाओं में, पुरुषों के, किसानों के बीच आप रह रहे हैं, तो वहां अभी मौजूदा स्थिति तमाम पार्टियों की, प्रमुख पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, लेकिन गठबंधन के शोर में आईएनएलडी, जेजेपी, बीएसपी, एएसपी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, किसके लिए नफा नुकसान आप देख रहे हैं यहां पर? देखिए, मोटे तौर पर हरियाणा की आज की लड़ाई, जब हम बात कर रहे हैं 29 अगस्त को, तो आज की लड़ाई मोटे तौर पर सीधे सीधे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। और अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों की दृष्टि से आप देखें तो भी बराबर की और रोमांचक स्थिति दिखाई देती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का पलड़ा इस वक्त इसलिए ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है क्योंकि 10 साल के शासन के बाद और जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर को ऐन चुनाव के वक्त हटाया गया, उससे कांग्रेस थोड़ा मजबूत अभी दिखाई देती है। लेकिन वही बात कही जाती है ना कि हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस को नहीं हराती है, कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। तो जिस तरह से पिछली बार हुआ था और कांग्रेस की जिस तरह से गुटबाजी है और जिस तरह से टिकटों के बंटवारे का इंतज़ार हो रहा है और जिस तरह से टिकटों को दिलाने के लिए और बंटवारे में उसके अलग अलग गुट अपना प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसी तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुकाबला आसान हो जाएगा। दूसरी बात, जो तीसरी शक्तियों की बात आप कर रही है, पिछली बार अगर आप देखें तो 71 सीटें, मतलब 19 सीटें दूसरे लोगों ने जीती थी, 10 सीटें जेजेपी को मिली थी और इसके अलावा आईएनएलडी को 1 सीट, इनेलो को और निर्दलियों ने तमाम 4-5 सीटें जीती थी। तो कुल मिलाकर के 40 सीटें बीजेपी के पास और 31 सीटें कांग्रेस के पास थी। 71 और 19 सीटें तीसरी तरफ चली, तीसरे गुट में चली गई या दूसरे लोगों के पास गई और इसी की वजह से गठबंधन सरकार बनी। जेजेपी का बीजेपी के साथ गठबंधन में बने रहना और 4.5 साल से ज़्यादा सरकार में बने रहना, उससे उसको जो फ़ायदा, उनके नेताओं को उस समय सरकार में रहने का जो फ़ायदा मिला हो, लेकिन पार्टी के तौर पर और उनके जन समर्थन के तौर पर उन्हें इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और उठाना पड़ेगा, ऐसा ज़मीन पर दिखाई देता है जेजेपी की। जहाँ तक आईएनएलडी और बीएसपी के समझौते की बात है, पिछली बार जब ये चुनाव लड़े थे तो एलनाबाद की सीट को छोड़ करके आईएनएलडी की तकरीबन सारी सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी और ठीक बीएसपी की भी जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी, 3-4 को छोड़कर सारी सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी। 4-4.5% के आसपास बीएसपी को वहाँ वोट मिले थे। अब ये दोनों साथ आएंगे तो एक कॉम्बिनेशन कम से कम 12 से 16 सीटों पर इनका एक मजबूत कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक इसी तरह जेजेपी के साथ चंद्रशेखर के आने से भी 12-15 सीटों पर एक मजबूत और कैंडिडेट के आधार पर, देखिए मैंने आपको पहले कहा 80-80, 90-90 एक हलके में उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के पर्चा दाखिल किया। आपको मालूम है कि 20,000 रुपये के साथ नॉमिनेशन अपना दावा एप्लीकेशन फॉर्म 20,000 रुपये के साथ भरना था हरियाणा में और 2,500 से ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं। एक विधानसभा क्षेत्र से 80-80, 88 लोगों ने भी, जिस सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं उसी सीट पर कोई दावेदार नहीं है, बल्कि सब सीटों पर 25, 30, 15, 18, 88, 87 तक है उम्मीदवार। तो जब इन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलेगा और आपको मालूम है कि राजनीतिक कार्यकर्ता का पहला मकसद चुनाव लड़ना होता है, तो बीजेपी कांग्रेस से जिन लोगों को चुनाव नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा और जो मजबूत कैंडिडेट हैं वो इन पार्टियों की तरफ रुख करेंगे। और उसके बाद देखिए, कुल बात ये है पूजा, लब्बो लुबाब मैं आपको बता दूं, 21% दलित वोटर हैं हरियाणा में
और वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संविधान और आरक्षण के नाम पर वो बड़ा वोट बैंक, बड़ा तबका खिसका है और वो कांग्रेस के पास गया, जिसकी वजह से जो 5 सीटें मिली हैं कांग्रेस को, ये भी उसकी एक बड़ी वजह है। और अगर टिकटों के बंटवारे में सही तरीके से टिकट का बंटवारा नहीं हुआ तो इनके जो बागी दोनों पार्टियों के हैं वो इन पार्टियों की तरफ जाएंगे और उनको टिकट मिलेगा। तो ऐसे में जो मजबूत कैंडिडेट अपने हल्के के हैं वो खेल को बिगाड़ सकते हैं। जब तक टिकटों का बंटवारा नहीं हो तब तक हरियाणा में अभी कुछ कहना बाकी है। लेकिन उससे पहले जो आपने बात कही इम्पोर्टेंट ये कि हरियाणा के चुनाव की तारीखों के बदलने की उम्मीद 99% है। वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी और अभय चौटाला और बिश्नोई समाज ने चिट्ठी लिख के दी है और इस पर चुनाव आयोग की बैठक भी हुई है। 5 सितंबर से नोटिफिकेशन जारी होना है, उससे पहले ही चुनाव आयोग इसका फैसला कर लेगा। मुझे लगता है 1-2 दिन में। देखिए, अब खाली सवाल ये उठता है कि चूंकि समय से पहले हरियाणा का चुनाव कराया जा रहा है तो उसको प्रीपोन कर सकते हैं या पोस्टपोन करेंगे। और अगर पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि 3 तारीख की भी बात कही जा रही है, तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर के चुनाव की मतगणना भी उसके बाद होगी, यानी मतगणना भी आगे खिसकाई जा सकती है। तो अभी चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनके नतीजे का इंतज़ार भी है। इसीलिए कांग्रेस बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा भी कुछ दिन के लिए टाल दी है। ठीक है, लेकिन मंथन जो है, चिंतन वो लगातार चल रहा है, जिस तरह से एप्लीकेशंस यहाँ पर उम्मीदवारों की आ रही है।